सिबलिंग्स। आज हम करेंगे सिविक्स आईसीएसई बोर्ड क्लास 7th चैप्टर नंबर 2 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वो चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही पार्ट में वो चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। शॉर्ट चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होता है अगर मैं शॉर्ट में बताऊं तो ये कुछ गाइडलाइंस होती हैं जो स्टेट को फॉलो करनी होती है कोई भी नया रूल, नया लॉ अप्लाई करने से पहले। तो ये उन प्रिंसिपल्स को, उन गाइडलाइंस को अपने माइंड में रखना होता है। ठीक है, अगर वो इग्नोर करेंगे तो वो उनके लिए अच्छा नहीं होता है। इस लेक्चर में हम करेंगे इस चैप्टर के टिक द करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग्स, ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन आंसर्स एंड शॉर्ट नोट्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके भी जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और गाइज, ये लास्ट चैप्टर, लास्ट लेक्चर है आपका सिविक्स का। ओके, आपको कुछ और अदर सब्जेक्ट चाहिए, हम जल्द ही ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी जरूर देखिएगा। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शंस, जिसमें सबसे पहला है प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स। एक प्रिंसिपल में आपको ये बताया गया है कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स जैसे आपकी वाइन्स, बियर्स, ये सब होती है, इनके यूज पर प्रोहिबिशन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। दिस पॉलिसी कैन बी क्लासिफाइड अंडर द हेड्स ऑफ। ये जो पॉलिसी है ये आपके किस हेडिंग में दी हुई है? प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू इकोनॉमिक इक्वालिटी, गांधीयन प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू लॉ, जस्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल्स फॉर इंटरनेशनल पीस। तो ये जो पॉलिसी है आपकी गांधीयन प्रिंसिपल्स में दी हुई। नेक्स्ट है हाउ मेनी आर्टिकल्स डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी। स्टेट पॉलिसी की जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो कितने आर्टिकल्स में लिखा हुआ है? 11, 15, 16 और 18। तो 16 आर्टिकल्स हैं आपके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, जो उसे डील करते हैं। फ्रॉम वेयर वॉज द आइडिया ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बोरो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो आइडिया है ये कहाँ से लिया गया था? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से और ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये आइडिया आपका आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। देयर शुड बी कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ। फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन जो दी जानी चाहिए सभी बच्चों को, वो कब की, कौन सी एज तक दी जानी चाहिए? 10, 11, 12 और 14। तो 14 एज तक के सभी बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। स्टेट पॉलिसी के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? ये जस्टिसिएबल होते हैं, पार्ट 3 है कॉन्स्टिट्यूशन के, गाइडलाइंस फॉर गवर्नमेंट है या बेसिक राइट्स हैं। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है आपकी स्टेट पॉलिसी के गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट के लिए। द करेक्ट ऑप्शंस हो गए। अब हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर गिवन इन पार्ट डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में दिए गए हैं? पार्ट 4 में दिए गए हैं। द स्टेट शैल एंडीवर टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू एवरी इंडिविजुअल इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंसर्न विद। जो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिया हुआ है आपको कि स्टेट को सभी, हर एक इंडिविजुअल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ये किस चीज से कंसर्न्ड है? इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड है। ठीक है, द स्टेट शैल वर्क फॉर द सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंसर्न्ड विद। स्टेट को एग्जीक्यूटिव, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपका किस चीज से रिलेटेड है? ये एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ सिविल एंड क्रिमिनल लॉज इन द कंट्री इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल अंडर। यूनिफॉर्म सिस्टम आपका सिविल और क्रिमिनल लॉज का होना चाहिए कंट्री में, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल लॉ एंड जस्टिस के अंडर आता है। देयर शुड बी प्रोहिबिशन एज टू द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंसर्न्ड विद। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स और दूसरी ड्रग्स का प्रोहिबिशन होना चाहिए, बैन होना चाहिए। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल किस चीज से रिलेटेड है? आपका गांधीयन जस्टिस से रिलेटेड है। फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम करते हैं मैचिंग्स। सबसे पहले है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये क्या है? नॉन जस्टिसिएबल होते हैं, यानी कि अगर आपको लगता है कि आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं हो रहे तो आप कोर्ट नहीं जा सकते, न्याय नहीं मिलेगा। द जुडिशरी should be separated from execution. Judiciary को execution से अलग रखना चाहिए. Children up to the age of 14 should be given free and compulsory education. 14 एज तक के बच्चों को फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. कोड ऑफ कंडक्ट शुड बी कॉमन एंड यूनिफॉर्म फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सभी के लिए कॉमन और यूनिफॉर्म होना चाहिए, सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए. ठीक है, मैचिंग्स भी हमने कंप्लीट कर लिया. हम करते हैं ट्रू एंड फॉल्स.
That the institution of Panchayati Raj is one of the directive principles related to economic equality. पंचायती राज का जो इंस्टीट्यूशन है ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड है. इट इज फॉल्स. That the state shall protect ancient monuments is one of the directive principles pertaining to social equality and educational uplift. स्टेट को एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए. ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है ये सोशल इक्वालिटी और एजुकेशनल अपलिफ्ट से रिलेटेड है. इट इज ऑल्सो फॉल्स. That the state shall ensure equal pay for equal work is one of the directive principle related to economic equality. स्टेट को इक्वल पेमेंट देना चाहिए इक्वल वर्क के लिए. ये एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है जो इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड है. यस ट्रू. दैट द स्टेट शैल ऑलवेज फेवर एंड एनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स इज अ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस. स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी में फेवर देना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू. ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव इंपॉर्टेंस से रिलेटेड है. इट इज फॉल्स. मैनेजमेंट से रिलेटेड नहीं है ना, ये इंटरनेशनल पीस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है ना. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ कोर्ट्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का न्यायालय से आपको वो मिल सकता है इसका प्रोटेक्शन. इट इज फॉल्स. ठीक है, ट्रू फॉल्स भी आई होप आपको समझ में आए होंगे. ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है, बहुत ही इजी चैप्टर है. अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर, जिसमें सबसे पहला है व्हाट आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. व्हाई कैन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉट बी इग्नोर्ड बाय अ गवर्नमेंट इवन थ्रू दे आर नॉट जस्टिसेबल. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स एक गवर्नमेंट के द्वारा इग्नोर नहीं करे जाने चाहिए चाहे वो जस्टिसेबल नहीं है. फिर भी वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती. क्यों? Directive principles of state policy are the guidelines for the framing of laws by the government. Directive principles of state policy guidelines होती हैं, ठीक है, जो गवर्नमेंट को फॉलो करनी होती है लॉज फ्रेम करते वक्त. These principles aim to establish a welfare state, which means that it tries to ensure maximum benefit to maximum number of people. ये प्रिंसिपल का मेन एम क्या होता है इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, कि एक वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करें, जिसका मीनिंग क्या हो गया कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक. इफ गवर्नमेंट इग्नोर्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, अगर गवर्नमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इग्नोर करती है, देन पीपल विल नॉट वोट अगेन इन द फेवर ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद लोग जो है वो फिर से उसी गवर्नमेंट के फेवर में वोट नहीं करेंगे. ठीक है, इसलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को गवर्नमेंट इग्नोर नहीं कर सकती. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट. मेंशन एनी 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट क्यों है और कोई भी 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स मेंशन कीजिए. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स एम इज टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट. क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मेन एम क्या होता है कि एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करना है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं. और कोई भी 5 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आपको लिखने हैं. तो सबसे पहला है फ्री एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14, prohibition on the use of intoxicating drinks and other drugs, free medical aid for all sections of the society, try to reduce the gap between the rich and the poor, man and woman should get equal pay for equal work. ये सभी करे हुए हैं और सिंपल लैंग्वेज में आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिलेट्स टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी. कौन सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐसा है जो सोशलिस्ट सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इक्वालिटी. जो इकोनॉमिक इक्वालिटी का प्रिंसिपल है वो सोशलिस्ट सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड है. विच डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंसर्न्स द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स. कौन से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब से रिलेटेड है. प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू सोशल इक्वालिटी एंड एजुकेशनल अपलिफ्ट, उसमें शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में बात हुई है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सीक टू प्रमोट इंटरनेशनलिज्म. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनलिज्म को कैसे प्रमोट करते हैं, कैसे प्रमोट उन्हें करना चाहिए. द स्टेट शुड कंडक्ट इट्स फॉरेन अफेयर्स इन सच अ वे दैट फ्रेंडली एंड कोर्डियल रिलेशंस आर एस्टैब्लिश्ड विद अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड. स्टेट को फॉरेन अफेयर्स जो अपने करने चाहिए, यानी कि फॉरेन से जो बातचीत करनी चाहिए वो इस तरीके से करनी चाहिए कि एक फ्रेंडली और कोर्डियल रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सके वर्ल्ड की दूसरी कंट्रीज से. स्पेशल एफर्ट्स शुड बी मेड टू फॉस्टर रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉज. इंटरनेशनल लॉज को रेस्पेक्ट शो करने के लिए स्पेशल एफर्ट्स करने चाहिए स्टेट को.
द स्टेट शैल फेवर एंड एनकरेज इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स। स्टेट को इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को एनकरेज करना चाहिए, फेवर करना चाहिए डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है, आपको ये बताना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर गाइडलाइंस फॉर फ्यूचर पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये गाइडलाइंस होती हैं फ्यूचर पॉलिसीज डेवलप करने के लिए। दे आर इन द फॉर्म ऑफ एजेंडा फॉर द फ्यूचर। ये एक तरह का एजेंडा की फॉर्म में होती हैं जो फ्यूचर के लिए होती हैं। While fundamental rights are meant for citizen, fundamental rights जो होते हैं वो आपके citizens के लिए होते हैं। They give citizens certain claim from the state. इससे citizens को state से कुछ claim मिल जाता है, ठीक है। If there is violation of any fundamental rights of a person, then he can move to the court for its protection. अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है या फिर वो उसे अच्छे से यूज नहीं कर पा रहा है, तो वो कोर्ट जा सकता है उसके प्रोटेक्शन के लिए। बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डू नॉट गेट सच प्रोटेक्शन फ्रॉम द लो कोर्ट्स। लेकिन डायरेक्टिव प्रोटेक्शन में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लो कोर्ट से कोई भी ऐसा प्रोटेक्शन नहीं मिलता। यही डिफरेंस है फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का। क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हुए। अब 2 टॉपिक्स पर आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, वो भी कर लेते हैं, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और इस चैप्टर के साथ सिविक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो शॉर्ट नोट आपको लिखना है प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू इकोनॉमिक इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी से रिलेटेड प्रिंसिपल्स लिखने हैं आपको। फ्री मेडिकल एड फॉर ऑल सेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी के सभी सेक्शंस के लिए फ्री मेडिकल एड दिया जाए, ये प्रिंसिपल है इकोनॉमिक इक्वालिटी में। There should be compulsory and free education up to the age of 14. ये भी इकोनॉमिक इक्वालिटी के बीच में आता है, इसी में आता है। State shall put an end to the exploitation of scheduled caste and scheduled tribes and all other socially and economically backward sections of the society. और सोसाइटी में स्टेट को एक एंड लगा देना चाहिए कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर दूसरी जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो। इस तरह के कुछ प्रिंसिपल्स गवर्नमेंट को बनाने चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को। दूसरा है प्रिंसिपल्स पर्टेनिंग टू सोशल इक्वालिटी एंड एजुकेशनल अपलिफ्ट। सोशल इक्वालिटी और एजुकेशनल अपलिफ्ट से रिलेटेड कुछ प्रिंसिपल्स लिखने हैं आपको। सो फर्स्ट है द गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज इनकम सो दैट वेल्थ इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। गवर्नमेंट को इतनी कोशिश करनी चाहिए कि इनइक्वालिटीज जो है इनकम में वो रिड्यूस हो जाए, जिस वजह से वेल्थ जो है, जो भी धन है, वो कुछ लोगों के हाथ में ही ना रहे, सभी के पास इक्वली पहुंचे। The working conditions in mills, factories, etc. should be such that workers do not suffer hardships. Working conditions जो होनी चाहिए आपकी mills, factories वगैरह में, वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि workers को कोई परेशानी ना हो। Government should make laws to ensure that every citizen get employment and adequate pay. Government जो है उसे इस तरह से laws बनाने चाहिए कि हर सिटीजन को एम्प्लॉयमेंट मिले और एडिक्वेट, यानी कि जितना वेज उसे मिलना चाहिए, जितनी सैलरी मिलनी चाहिए, वो भी उसे आराम से मिल जाए। तो गाइस ये चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए लेक्चर के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कुछ और डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू लेक्चर के साथ। Thank you for watching.